नमस्ते। चलिए, आज हिंदी ग्रामर के एक बहुत ही ज़रूरी कह सकते हैं कि सबसे ज़रूरी हिस्से को समझते हैं, कारक। पता है ये क्या हैं? ये वो धागे हैं जो दिखाई तो नहीं देते पर शब्दों को एक साथ जोड़कर उन्हें एक मतलब देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि शब्दों का एक झुंड एक मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बन जाता है? आखिर उनमें जान कहाँ से आती है? सोचिए, अगर हम बस इतना कहें, राम रोटी खाई, कुछ अधूरा सा लग रहा है ना? यहीं पर एक बहुत ही कमाल की चीज अपना काम करती है। और उस सवाल का जवाब है कारक। सीधे शब्दों में कहें तो कारक किसी भी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के वर्ब यानी क्रिया के साथ क्या रिश्ता है ये बताते हैं। इन्हें आप एक तरह का ग्रामर वाला गोंद समझ सकते हैं जो शब्दों को आपस में चिपका कर उन्हें एक पक्का मतलब देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसी भी सेंटेंस के दो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की। एक तो वो जो काम कर रहा है और दूसरा वो जिस पर काम का असर हो रहा है। तो ये हैं हमारे पहले दो हीरो, कर्ता और कर्म। कर्ता मतलब काम करने वाला और कर्म मतलब वो जिस पर काम का असर हो। सच पूछिए तो ये किसी भी सेंटेंस की बुनियाद है। तो सबसे पहले है कर्ता कारक। इसका काम ना बहुत ही सीधा साधा है। ये बस इतना बताता है कि भाई काम कर कौन रहा है और इसकी पहचान है ने से। जहां ने दिखा समझ लीजिए कि काम करने वाले की तरफ इशारा हो रहा है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, राम ने खाना खाया। एकदम साफ है ना? ये ने हमें सीधे सीधे बता रहा है कि खाना खाने का काम किसने किया? राम ने। अगर ने हटा दे तो राम खाना खाया थोड़ा अधूरा लगता है। तो यहाँ कर्ता कौन हुआ? बिल्कुल सही, राम। अच्छा, अब आते हैं कर्म कारक पर। ये वो चीज या इंसान है जिस पर एक्शन का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। इसकी पहचान है को। ये हमें बताता है कि जो काम हो रहा है उसका फल किसको मिल रहा है। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए। मोहन ने किताब को पढ़ा। यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है, ठीक है, पर इसका असर किस पर पड़ रहा है? किताब पर। तो किताब हुई हमारा कर्म और ये को उसी को दिखा रहा है। अब एक मजेदार बात, कई बार ये को छिपा हुआ होता है। हम बस मोहन ने किताब पढ़ी भी कह देते हैं, पर यहाँ इसे समझने के लिए साफ साफ दिखाया गया है। ठीक है, तो कर्ता और कर्म तो सेंटेंस की फाउंडेशन हो गए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि काम किस चीज से हुआ और किसके लिए हुआ। तो हमारा तीसरा कारक है करण कारक। ये हमें बताता है कि एक्शन को करने का जरिया क्या था, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या था। इसकी पहचान है से। सीधी सी बात है, ये कैसे या किस चीज से सवाल का जवाब देता है। जैसे ये उदाहरण है, उसने कलम से पत्र लिखा। यहाँ सवाल पूछिए, किससे लिखा? जवाब मिलता है कलम से। तो यहाँ पत्र लिखने का साधन यानी इंस्ट्रूमेंट है कलम। और ये से हमें यही बता रहा है कि कलम को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। नंबर 4 पर है संप्रदान कारक। ये बताता है कि जो काम हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है या फिर कोई चीज किसे दी जा रही है। इसकी पहचान है को या के लिए से। ये किसके लिए सवाल का जवाब है। जैसे इस सेंटेंस में मैंने गुरु को सम्मान दिया। यहाँ सम्मान देने का एक्शन किसके लिए हो रहा है? गुरु के लिए। तो गुरु यहाँ संप्रदान कारक हुए। अब देखिए, यहाँ को का मतलब कर्म वाला को नहीं है, बल्कि गुरु के लिए वाला भाव है। चलिए, अब हम उन कारकों की दुनिया में चलते हैं जो हमारे सेंटेंस को जगह और दूरी का एहसास दिलाते हैं। मतलब किसी चीज से अलग होना या किसी जगह पर होना। कह सकते हैं कि ये कारक हमारे वाक्यों को एक 3D दुनिया देते हैं। तो पांचवा है अपादान कारक। इसका सीधा सा मतलब है सेपरेशन, यानी अलगाव, किसी चीज से दूर होना। और मजे की बात यह है कि इसका चिन्ह भी से है। पर रुकिए, इसका काम करण कारक वाले से एकदम अलग है। जैसे कि वो घर से बाहर गया। यहाँ से का मतलब कलम से लिखने जैसा नहीं है। यहाँ से का मतलब है घर से अलग होना, घर से उसकी दूरी बढ़ रही है। तो ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि सेपरेशन दिखा रहा है। तो देखा, से एक है लेकिन उसके काम दो हैं। करण कारक में से का मतलब है विथ या बाय, जैसे कलम से लिखा। और अपादान कारक में से का मतलब है फ्रॉम, यानी अलग आओ, जैसे घर से गया। तो इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब ये कि कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। वाक्य का पूरा मतलब समझना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे छठे कारक की तरफ, जो है अधिकरण कारक। ये हमें बताता है कि एक्शन कहाँ हो रहा है, उसकी लोकेशन क्या है। इसकी पहचान है में और पर से। ये कहाँ सवाल का सीधा सीधा जवाब है। ये उदाहरण देखिए, बच्चा जमीन पर बैठा है। यहाँ बैठने का काम कहाँ हो रहा है, उसका बेस क्या है, जमीन। तो ये पर हमें बैठने की एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है। तो ये हुआ अधिकरण कारक। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी दो कारकों पर। ये वो कारक हैं जो हमारे सेंटेंस में एक ह्यूमन टच डालते हैं, रिश्ते बताते हैं और किसी को पुकारने के काम आते हैं। सातवां है संबंध कारक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका काम है दो नाउन्स के बीच रिलेशन या पोजेशन दिखाना, यानी रिश्ता या मालिकाना हक। इसकी पहचान है का, की और के से। और हाँ, ये जेंडर और नंबर के हिसाब से बदलते रहते हैं। इसका सबसे आम उदाहरण जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, यह राम का घर है। यहाँ ये जो का है ना, ये राम और घर को जोड़ रहा है और बता रहा है कि घर पर हक किसका है। एकदम क्रिस्टल क्लियर। और अब आखिर में है हमारा आठवां कारक, संबोधन कारक। ये बहुत आसान है। जब भी हम किसी को पुकारते हैं या एड्रेस करते हैं तो इसका इस्तेमाल होता है, जैसे हे, अरे, ओ। और हाँ, इनके बाद आपको अक्सर एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा। तो ये है पूरी लिस्ट, हमारे 8 कारक एक ही जगह पर, कर्ता से शुरू होकर संबोधन पर खत्म। देखा जाए तो हर एक कारक अपने आप में सेंटेंस को एक नई डायरेक्शन, एक नया मतलब देता है। तो इतनी सारी बातें हो गई, पर अब एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये कारक इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्या इनके बिना बात नहीं बन सकती? देखिए, जवाब बहुत सीधा और साफ है। बिना इन कारक चिन्हों के एक वाक्य का सही मतलब पता ही नहीं चलेगा, वो बस शब्दों का एक ढेर बनकर रह जाएगा। ये कारक ही है जो उस ढेर को एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बदलते हैं। इसीलिए तो हमने शुरू में कहा था, यही तो वाक्य की आत्मा है। तो अब जब वाक्य बनाने की ये सारे टूल्स हमारे सामने हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि इनसे कितने नए और कितने बेहतरीन वाक्य बनाए जा सकते हैं, है ना? क्योंकि भाषा सीखने का जो ये सफ़र है, ये तो हमेशा चलता रहता है।